को लेकर तैयारियां देखिए पूरी हो चुकी है। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव आज सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू हो रहा है। शाम 6 बजे तक देखिए वोटिंग हो सकती है और देखिए 7 बज चुका है, वोटिंग शुरू। कोविड प्रोटोकॉल के साथ आज चुनाव कराया जा रहा है। इस बार चुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यानी कि कोविड को लेकर यहां पर पुख्ता इंतजाम। भारत समाचार पर पल पल की खबर आपके सामने होगी। हर बूथ पर पैनी नजर भारत समाचार की है और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। भारत समाचार पर महा कवरेज लगातार। आज सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदाता वोट कर सकते हैं। कानपुर की घाटमपुर सीट पर चुनाव और इसी के साथ देखिए देवरिया की सदर सीट पर भी आज चुनाव हो रहा है। फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर आज चुनाव हो रहा है। 7 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है। फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर भी आज फैसला होगा। बुलंदशहर की सदर सीट पर भी आज चुनाव हो रहा है। तो अमरोहा की नौगावा सीट, इन सभी सीटों पर चुनाव। इनमें से 7 सीटों में से 6 सीटें तो बीजेपी के पास ही रही हैं। जौनपुर की मल्हनी सीट पर भी चुनाव होगा और उन्नाव की बांगरमो सीट पर भी आज चुनाव हो रहा है। यूपी की ये 7 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव आज शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से और 7 बज चुका है। चुनाव की घड़ी अब आ चुकी है। शाम 6 बजे तक मतदाता अपने घरों से निकलकर वोट करे। भारत समाचार की भी यही अपील है कि अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आज अपने विधायक को आपको चुनना है, अपने जनप्रतिनिधि को आपको चुनना है। लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल के तहत पूरे इंतजाम पोलिंग बूथ पर किए जा चुके हैं। आज क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी और इसी के साथ देखिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये भी सतर्कता बरती गई है कि एक पोलिंग बूथ पर 1000 ही मतदाता पहुंच सकते हैं एक बार में, उससे अधिक की संख्या नहीं हो सकती। निर्वाचन आयोग ने कहा है साफ तौर पर, और जो कोरोना से पॉजिटिव होंगे उनको भी मौका मिलेगा। आप देखिए उपचुनाव की जंग कैसे, जिलेवार विधानसभा सीट कानपुर की घाटमपुर, जहां पर कुल मतदाता देखिए कैसे 3,25,000, दलित 1,10,000 मतदाता। और कानपुर की ये घाटमपुर सीट है जिसका आंकड़ा आपको दिखा रहे, ब्राह्मण का वहां पर अगर हम मतदाता वोट देखें तो वोट बैंक 50,000 है। दलित के मतदाता, ब्राह्मण के मतदाताओं की संख्या ये घाटमपुर सीट पर हम आपको दिखा रहे। कुल मतदाता जो यहां पर हैं वो 3,25,000 की संख्या में है। तो आज ये 3,25,000 जो मतदाता है वो आज अपने अधिकार का प्रयोग करके किसको आज जिताते हैं घाटमपुर सीट पे। हालांकि देखिए घाटमपुर सीट पर कमला रानी वरुण रही थी, लेकिन उनके निधन के बाद से वो सीट खाली, जिसकी वजह से उपचुनाव में आज इस सीट को लेकर फैसला होने वाला है। हालांकि रिजर्व सीट ये कही जाती है और रिजर्व सीट होने के नाते ये दलित समुदाय की सीट है। यहाँ पर सारे प्रत्याशी दलित समुदाय के, और देखिए ये 7 विधानसभा सीटों में एक ऐसी सीट है जहां पर सबसे कम प्रत्याशी उतरे हैं। 6 प्रत्याशियों यहाँ पर उतारा गया है और दलित समुदाय के प्रत्याशी। तो ये एक एक करके वो सीटें, और देखिए बुलंदशहर वो सीट जहां पर आज पूरा फैसला होगा। लेकिन मल्हनी वो सीट है जहां पर आज बीजेपी चाहती होगी कि उसकी जीत हो, क्योंकि इन 6 सीटों पर तो मल्हनी को छोड़कर बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन अब ये बुलंदशहर की सदर सीट पर आप नजर डालिए, कुल मतदाता यहाँ पर कितने हैं, 3,87,929। पुरुष मतदाता 2 लाख से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर हैं। हमारे साथ 3 अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित हमारे साथ वाराणसी से, फिरोजाबाद से हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हैं और संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फिरोजाबाद का रुख कर लेते हैं, टुंडला सीट का क्या हाल है ये जितेंद्र हमें बताएंगे। जितेंद्र, सबसे पहले तो वहां पर तैयारी कैसी, क्योंकि 7 देखिए बज चुके हैं, आज उपचुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है, मतदाता वहां पर पहुंचना शुरू हुए क्या? जितेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम इससे पहले जितेंद्र के पास चले, हम एक बार वाराणसी का रुख करना चाहेंगे और वाराणसी की सीट पर क्या वहां पे हलचल इस वक्त है, वहां के बारे में रोहित हमें बताएंगे इस वक्त। रोहित, आप वहां पर देखिए मौजूद है लगातार, वहां पर भी क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए शिवांगी, मैं इस वक्त जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में एक बूथ पे यहाँ पे मौजूद है। चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी, 7 बजने के बाद से मतदान भी शुरू हो चुका है। 2-2, 4-4 की संख्या में मतदाता जो है बूथों पे आके अपना वोट देना शुरू कर दिया। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा फैन करके दिखलाएं कि किस तरीके से बूथ के बाहर अब लोग लाइन लगाना शुरू कर चुके हैं। हालांकि शुरुआती दौर में अभी जो लाइन है इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। ठंड का मौसम है, चूंकि ग्रामीण का क्षेत्र है, खेती बाड़ी का समय है, तो लोग खेती बाड़ी का भी काम करके फिर यहाँ से आ रहे हैं। खास बात ये है कि इस बार के वोटिंग में कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका बाकायदा पालन किया जा रहा है। जो भी मतदाता मतदान केंद्र पे आ रहा है उनका बाकायदे चेक किया जा रहा है और उसके साथ साथ सैनिटाइज किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं दिए हैं
उनको मास्क भी दिया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसका भी पालन किया जा रहा है, क्योंकि मतदान के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी होती है। तो इन सब सारी चीजों को साथ में रखते हुए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो भी सूचना आ रही, जो आसपास के सभी मतदान केंद्र है वहां पे मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं किस तरीके से रोहित वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोग वो जो सर्कल बनाएंगे उसमें इस वक्त खड़े हुए हैं और हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं। सीधे नरेंद्र का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, वहां पर इस वक्त देखिए अमरोहा की जो सीटें वो क्या दिखा रही हैं, आज का गणित किसके पाले में आपको दिख रहा है कि रुझान होता आज नजर आएगा जैसे जैसे ये इलेक्शन आगे बढ़ेगा? अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर पोलिंग बूथ स्टेशन की? और ये पोलिंग स्टेशन आप देखेंगे, यहाँ पर एंट्री करने से पहले ही सबसे पहले हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क रखा हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर लेने के लिए जो थर्मल मशीन है वो भी रखी हुई है। इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी को भी बिना मास्क के बूथ के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस सीमा रेखा के अंदर जाने से पहले यहाँ जो पुलिस कर्मी है वो रोक देते हैं और बताते हैं कि हर मतदाता को मास्क लगाना अनिवार्य है और हैंड सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य है। आप देखेंगे ये जो गोले बने हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से जो मतदाता है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े किए गए हैं। तो जितना भी कोविड प्रोटोकॉल है वो उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, 7:11 इस समय हो चुके हैं और कई लोग अपना वोट डाल के अंदर से निकल चुके हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, कोविड का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जो कोरोना है उसमें उसका संक्रमण किसी को हो न पाए। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहां तक समीकरणों की बात करें शिवांगी, तो स्थितियां ऐसी हैं कि जो बुलंदशहर सदर की सीट है वहां पर दो बड़े नेताओं के जो वारिस हैं वो इस बार चुनाव मैदान में है। हाजी अलीम के छोटे भाई हाजी यूनिस लड़ रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ बीजेपी के बीरेंद्र सिंह सिरोही की पत्नी ऊषा सिरोही चुनाव मैदान में है। उनके भाग्य का फैसला जो है वो होना है और आज उनकी किस्मत ईवीएम में शाम को 5 बजे तक कैद हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो अमरोहा की सीट है वहां भी चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान चुनावी मैदान में है और बसपा और सपा वहां पर इस मुकाबले को तिकोड़ी बना रही हैं। तो इस तरह के हालात जो हैं वो दोनों सीटों पर हैं और जोर आजमाइश जो है वो अपनी जो सीट है बीजेपी की वो कब्जा करने की रहेगी। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा वोटरों के ऊपर कि वोटरों का रुझान जो है वो आखिर कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है। 3.5 साल की जो बीजेपी सरकार रही उनके क्या काम रहे, क्या ऐसी चीजें रही जिनसे जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, ये सारी चीजें आज ईवीएम में कैद हो जाएंगी। वो सारा जो रुझान है मतदाताओं का वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां फिलहाल यहाँ पर हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुका है। जिस तरह के शुरुआती चीजें हम देख रहे हैं, मतदाताओं को देख रहे हैं, बड़ा जोश है उनके अंदर और लोग इतनी सुबह जो गुलाबी ठंड है इसके बीच निकल कर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। शिवांगी जी नरेंद्र, देख पा रहे हैं पूरी व्यवस्था वहां पर दुरुस्त इस वक्त की गई। पहले से देखिए जो पोलिंग पार्टियां वो कल देखिए रवाना हो चुकी थी। संजय का रुख एक बार कर लेते हैं। संजय देखिए हर सीट पर अगर हम नजर डालें तो यूपी की तरफ से मुख्यमंत्री ने खुद हर सीट पर प्रचार किया। हालांकि सपा बसपा कांग्रेस के जो मुखिया रहे हैं वो इन सीटों के प्रचार से दूर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आज इन सीटों पर बीजेपी के लिए विजय फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि 2022 के पहले का ये सेमीफाइनल है और 2022 का विश्व कप के परिणाम सेमीफाइनल में कैसे होने वाले हैं वो आगे का तय करेंगे। और यही वजह है क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती है कि इन 7 सीटों में 6 सीटों पर वो जो प्रदर्शन था 2017 का उसको दोहराना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह थी कि दर्जनों मंत्रियों के साथ दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव की कमान खुद संभाली। हालांकि उनका जो है बिहार पे भी तमाम रैलियां करनी पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार और संगठन ने पूरी चुनौती के साथ जनता के रुख को भांपते हुए जनता के बीच गए हैं। परिणाम तो अभी आज ईवीएम में कैद हो जाएंगे, आगे आने वाले 10 तारीख को परिणाम जरूर निकल कर सामने आएंगे। लेकिन देखना ये सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके के ये परिणाम दोहरा पाते हैं। अगर सीटों की बात करें तो देवरिया सबसे पहले एक बड़ी चुनौती है कि वहां पर सभी दलों ने ब्राह्मण ही कैंडिडेट को उतारा है। देखना ये होगा जीत के बाद कि सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन होगा। अगर टुंडला की बात करें तो वहां पर दलित वर्ग
किस तरीके से हाथरस और बलिया का जो कांड हुआ, उस कांड को विपक्ष ने जिस तरीके से तोहमतें लगाई जो है वर्तमान की सरकार पर, तो वो कितना फैक्टर वहां पर करता है ये देखना होगा। बांगरमऊ जो उन्नाव की सीट है, अंतिम समय तक सपा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि अन्नू टंडन की जो है ज्वाइनिंग कराई और वो सपा जो है उस सीट को जीतना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से वो सीट बीजेपी के हाथ में थी, उसे वापस पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बुलंदशहर की सीट में सपा और बसपा और भाजपा बड़ी चुनौती है आप आमने सामने। सपा ने इस सीट को जयंत चौधरी के जो है दल के लिए छोड़ी थी, तो ये देखना होगा कि वहां पर जाट, यादव, दलित और मुस्लिम का जो फैक्टर बनता है वो किस तरीके से वहां काम करेगा। तो हर सीट पर अपना जो है आंकड़े हैं, अपने हर सीट पर जो अपनी जाति समीकरण है, यही ऐसा ही घाटमपुर की सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी सीट बीजेपी के हाथ में थी, आरक्षित सीट है और यहाँ पर दलित वर्ग का बोलबाला है। फैक्टर इतना कि उनके जीत और हार का अंतर तय करते हैं। तो इस सीट पर सभी ने दलित वर्ग के ही उम्मीदवारों पर अपनी मोहर लगाई है। देखना यह होगा कि जनता किस ओर रुख करती है। तो कुल मिलाकर के सरकार के 3.5 पौने 4 साल के जो कार्यकाल का काम था, उसके आधार पर सरकार ने वोट मांगा है और अभी तक की कानून व्यवस्था, गन्ना भुगतान, किसानों के साथ जिस तरीके से अत्याचार, किसानों की हितैषी सरकार ने क्या किया, तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा है। देखना यह होगा कि 5 बजे जब ईवीएम बंद होंगे, आने वाले दिन में जब परिणाम आएंगे, तो ये सीटें किसके खाते पे जाती हैं, क्योंकि जो आज परिणाम जो आज चुनाव होगा उसका 2022 में काफी असर पड़ेगा शिवांगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जाता है कि ये जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं, लेकिन अगर विपक्ष इसमें जीत हासिल करता है तो कहीं ना कहीं मानसिक बढ़त जरूर बनाएगा शिवांगी। बिल्कुल। और देखिए, ये आज तय होगा कि क्या 2022 से पहले कि ये बाई इलेक्शन, ये उपचुनाव जो है वो बीजेपी के लिए कैसे साबित होंगे, क्या उनके खाते में जाएंगे वोट जैसे पहले गए थे। और फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए फिरोजाबाद की टुंडला सीट जो है, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि दलित वोट बैंक और इसी के साथ ठाकुर वोट बैंक ये बहुत अहम रखते हैं, मुसलमान वोट बैंक भी यहाँ पर काफी अहम रखता है। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर दबदबा किस पार्टी का आप देख पा रहे हैं और किसके खाते में वोट बैंक जाता दिख रहा है सबसे ज्यादा इन वर्गों का? बिल्कुल शिवांगी, बहुत अच्छी बात आपने समीकरण बताए हैं। यहाँ जो टुंडला विधानसभा है, यहाँ 2 बार लगातार विधायक यहाँ के राकेश बाबू एडवोकेट बसपा से रहे थे, वर्तमान में एसपी सिंह बघेल भाजपा से थे, कैबिनेट में मंत्री बनाए गए सरकार द्वारा, लेकिन आगरा से सांसद होने के बाद उनको फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ी। ऐसी स्थिति में जो पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का रुझान है वो कम दिखाई दे रहा है। कारण कोरोना या फिर सर्दी भी हो सकती है, क्योंकि जिन पोलिंग बूथों पर हमने अभी कवरेज की है, ये एक शाहपुर गांव का पोलिंग बूथ है। यहाँ लंबी लंबी कतारें लगती थी मतदाताओं की, लेकिन कुछ एक मतदाता यानी 20-30 की संख्या में देख रहे हैं। साफ जाहिर कर रहा है कि मतदाताओं में रुझान कम है, कारण जो भी हो। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर वोट प्रतिशत कम रहता है तो बीजेपी लीग के लिए नुकसान होगा। वोट प्रतिशत कम रहेगा तो ये माना जाएगा चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपील नहीं की, मतदाताओं को रुझाने का काम नहीं किया, क्योंकि वोट प्रतिशत कम होना ये भी दर्शाता है कि मतदाता जागरूक नहीं हो। जागरूकता न होने का सीधा जिम्मेदार जिला प्रशासन होता है शिवांगी। तो फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा की सीट बड़ी रोचक है। यूपी की अन्य सीटों पर जहां जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां कहीं ना कहीं वहां के जो विधायक है उनकी मृत्यु का कारण हो सकता है, लेकिन फिरोजाबाद में उपचुनाव का कारण केवल एसपी सिंह बघेल का यहां से सीट छोड़ना और आगरा से सांसद बनना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इस बात की और उम्मीद लगाई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीते। भाजपा ने तमाम दिग्गजों को उतारने का काम किया है। फूलपुर वाली घटना को कतई भूलने का प्रयास नहीं करेगी भाजपा, क्योंकि फूलपुर में योगी जी के गढ़ में वहां से भाजपा की पराजय हुई थी। तो ऐसी स्थिति में 6 सीटें पूरे यूपी में भाजपा की थी। भाजपा चाहेगी सारी सीटों को जीतना। टुंडला भी उसी एक सीट में आती है कि टुंडला से यहाँ एसपी सिंह बघेल विधायक रहे, मंत्री रहे, पूरी जिम्मेदारी दी गई सरकार द्वारा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर टुंडला यहाँ से हारती है तो ये माना जाएगा कि जो नेता भेजे गए थे, जो व्यवस्था की गई थी, जो सरकार की योजनाएं थी, वो जनता तक नहीं पहुंची। उसी का कारण है कि जनता ने इस सीट को भाजपा से ठुकरा दिया। हालांकि ये समीकरण आने वाले 10 तारीख को बता पाएंगे, अभी शुरुआत है। वोटरों में वो रुचि नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए थी। कारण जो मैंने बताया कि सर्दी भी हो सकती है या फिर
कोविड का असर भी है। हालांकि पोलिंग बूथ पर कोविड जो व्यवस्था है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत मतदान डालने के लिए व्यवस्था की गई है। ग्लव्स दिए गए हैं, सैनिटाइजर करके और थर्मल स्कैनिंग करने के बाद, मास्क पहनाने के बाद जो मतदाता है उनको एंटर किया जा रहा है। लेकिन मतदाताओं में उत्साह जो होना चाहिए था, जोश जो होना चाहिए, वो बिल्कुल ये माना जाए कि बहुत कम है। जो संख्या बल पोलिंग बूथों पर सुबह 5 बजे मैं देखता था, वो 7 बजने के बाद भी अब यहाँ इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर ये माना जाए कि लोगों में इस बात का इंटरेस्ट नहीं है, और अगर पोलिंग परसेंट कम रहती है, वोटिंग परसेंट कम रहती है, तो इसका खासा खामियाजा प्रत्याशियों को भुगतना होगा। शिवांगी, और देखिए अब हम जरा बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं वहां की सीट पर, क्योंकि नरेंद्र लगातार नजर बनाए हुए। नरेंद्र, वहां पर देखिए बीजेपी के वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के बाद उनकी पत्नी वहां पर अब चुनावी मैदान में है, तो क्या जो वोट बैंक वीरेंद्र सिंह सिरोही को मिला था वो आज उनकी पत्नी को मिलता दिख रहा है? क्योंकि मुस्लिम मतदाता यहां पर अहम भूमिका निभाएंगे आज। बिल्कुल, करीब 1,20,000 मुस्लिम मतदाता इस सीट हाँ। पर है। जहां तक बात है रुझान की, वो अभी नहीं हम उसको बता सकते, बहुत क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि जो मतदाताओं की भीड़ है वो अभी बहुत कम है, बहुत कम तादाद में मतदाता हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये सीट बीजेपी के कब्जे वाली रही है, तो बीजेपी ये चाहेगी इस सीट को जीते। लेकिन इसका जो इतिहास है, इस टेन्योर के पहले 10 साल इस सीट पर बसपा के जो हाजी अलीम रहे हैं उनका कब्जा रहा है। इधर मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो मतदाता हैं ये आना शुरू हो गए। लेकिन मैं आपको समीकरण की बात बता रहा था शिवांगी, तो इस पर 10 साल पहले बसपा का कब्जा रहा है। तो बसपा के जो हाजी अलीम के भाई हैं, हाजी यूनिस, वो भी ये चाहेंगे कि इस सीट पर फिर से अपना जो कब्जा है वो जमा सकें। लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो आजाद समाज पार्टी है उसका भी कैंडिडेट मैदान में है। इसके अलावा जो AIMIM है उसका भी कैंडिडेट मैदान में है, और इस तरीके से 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मुस्लिम समाज से हैं। दूसरी तरफ जो वीरेंद्र सिंह सिरोही के चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं किरणपाल सिंह, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वो इस बार साथ उतर आए हैं बीजेपी के। और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 22 अक्टूबर को यहाँ पर जो चुनावी रैली हुई उसमें किरणपाल सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराई थी, मंच से ऐलान किया था। और उससे ये माना जा रहा है कि जो समीकरण है, खास करके जो जाट वोट बैंक है, वहां पर वो समीकरण बदलेगा और वो कुछ मदद करेगा बीजेपी को। लेकिन सवाल ये है कि जो लंबे समय पूरे जीवन वीरेंद्र सिंह सिरोही के प्रतिद्वंदी रहे, सियासी दुश्मन रहे, तो वो कितना फायदा पहुंचा पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि तरह तरह के कयास जो हैं वो लोग लगा रहे हैं। दूसरा एक दिलचस्प वाकया अभी 5-6 दिन पहले उस समय हुआ जब जो विधान परिषद का चुनाव था, उसमें बीजेपी ने ये कह दिया कि वो बीजेपी को, बसपा ने ये कह दिया कि वो बीजेपी को ही समर्थन कर सकती है। तो उसके बाद बड़ा ऊहापोह की स्थिति यहाँ पर हो गई थी। हालांकि मायावती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर किया कि वो बीजेपी को समर्थन इस चुनाव में नहीं कर रही है। बिल्कुल, और देखिए नरेंद्र, ये बातें जो